नमस्कार। कल की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और ये वही शो है जो कि बाजार बंद होने के बाद पूरे के पूरे दिन का ट्रेंड कैसा रहा और यहां से कल आपको क्या करना चाहिए आपको बताता है। इसके अलावा हमारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब देने की भी कोशिश होती है और हमारी पैनल पर टेक्निकल और साथ ही फंडामेंटल एक्सपर्ट दोनों जुड़ते हैं जो कि अपना टेक्निकल साथ ही फंडामेंटल नजरिया बाजार पर आपको बताते हैं और उसके बाद गाइड करते हैं कि किस तरह से इस बाजार में आपको आगे प्ले आउट करना चाहिए। लेकिन चलिए बाजार की क्लोजिंग कैसी रही ये सबसे पहले आपको बता देते हैं। और इनफैक्ट शुक्रवार के सेशन में कंसोलिडेशन देखने को मिला और कंसोलिडेशन आगे बढ़ता हुआ सोमवार के सेशन में भी हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में गिरावट हावी होती हुई देखने को मिली। बिकवाली का दबाव वॉलेटाइल ट्रेंड्स 24,650 के नीचे आकर 24,620 के आसपास निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी में भी सेंटिमेंट्स इसी तरह के देखने को मिले। हालांकि मेजर बैंकिंग प्लेयर्स जो थे वो बाजार को संभालने का काम दिन भर कर रहे थे। कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स में हमने मोमेंटम भी देखा, लेकिन निफ्टी बैंक की तबियत जो है वो खराब ही रही। करीब 100 अंकों की बिकवाली के साथ 53,400 के आसपास वहां पर भी क्लोजिंग देखने को मिली। इसके अलावा ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे, एफएमसीजी सेक्टर रहा जो कि टॉप सेक्टोरल लूजर और क्लियरली एफएमसीजी में गोदरेज कंज्यूमर के जो अपडेट्स आते हुए दिखे उसके ठीक बाद कह सकते हैं कि पूरे के पूरे सेक्टर का मूड ही खराब होता हुआ देखने को मिला। निफ्टी एफएमसीजी पैक में बड़ी गिरावट, ऑलमोस्ट 1200 अंकों की गिरावट, 1200 पॉइंट से भी ऊपर की गिरावट इंडेक्स में निफ्टी एफएमसीजी में देखने को मिली। और साथ ही गोदरेज कंज्यूमर्स के साथ साथ आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, ये सारे के सारे स्टॉक्स में हमने बिकवाली ही बिकवाली देखी। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर समझने की कोशिश करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर था जो कि कुछ हद तक बाजार को संभालने का काम कर रहा था। एफएमसीजी पैक में भारी गिरावट देखने को मिली और इसके अलावा मेटल और साथ ही रियल एस्टेट में कहीं कहीं चुनिंदा प्लेयर्स थे जहां पर एक्शन आप देख पाए। लेकिन इसके सामने पीएसयू बैंक, एनर्जी, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, फार्मा, ये सारे के सारे खेमे में बिकवाली का दबाव। सो क्लियरली सेटअप जो है हफ्ते के पहली कारोबारी सत्र में गिरावट भरा देखने को मिला और इस गिरावट के पीछे की वजह भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो मूड कंजम्पशन से जुड़ी जो डेटा पॉइंट्स आते हुए देखने को मिले, गोदरेज कंज्यूमर के जो डेटा आता देखने को मिला, बिजनेस अपडेट आया, उसके बाद पूरे सेक्टर का मूड खराब हुआ, उसका एक इम्पैक्ट बाजार पर पड़ता दिखा। इसके अलावा एफआईआईज के 3 दिनों की खरीदारी के डेटा आपको याद होंगे आए थे। लेकिन आज जब इनफैक्ट बाजार सोमवार के सेशन में हम खोल रहे थे तो हमने आपको बताया कि एफआईआईज की बिकवाली देखने को मिली। कैश हो चाहे वायदा बाजार में, लास्ट डेटा के हिसाब से बिकवाली एफआईआईज की तरफ से आई तो वहां से भी मूड खराब होता हुआ देखने को मिला। चीन की मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन से भी रुख बदलता हुआ देखने को मिला। सो डोमेस्टिक ट्रिगर्स भी रहे और साथ ही विदेशी बाजार से भी ट्रिगर्स देखने को मिले जो कि बाजार के लिए काफी ज्यादा कॉशियस साबित हुए, कंसर्न्स वाले, चैलेंजिंग साबित होते हुए दिखे। पूरा का पूरा हफ्ता इवेंट स्पेसिफिक है। इन्फ्लेशन के डेटा सिर्फ भारत के ही नहीं, विदेशी बाजार में भी इन्फ्लेशन के डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं। इसके अलावा भी कई सारे इवेंट्स ट्रिगर्स हैं जो कि बाजार को डाइजेस्ट करने हैं। पहले दिन की शुरुआत ऐसी हुई है, ऐसे में हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स कैसे देख रहे हैं बाजार के सेंटिमेंट्स को टेक्निकली और फंडामेंटली, आइए समझने की शुरुआत करते हैं। अब हमारे साथ यस सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड के इंस्टीट्यूशनल रिसर्च टेक्निकल एनालिस्ट लक्ष्मीकांत शुक्ला जुड़ गए हैं और साथ ही विलियम ओनील इंडिया के हेड इक्विटी रिसर्च मयूरेश जोशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इटिना स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मयूरेश, जिस तरह के वॉलेटाइल मूव्स इस वक्त बाजार में हम देख रहे थे, नई सीरीज की शुरुआत काफी एक्साइटमेंट के साथ हुई और उम्मीद यही थी कि बाजार यहां से संभलेंगे। नवंबर के महीने को तो हम याद कर ही रहे हैं जहां हमने भारी गिरावट भी देखी, लेकिन इस वक्त फिर से बाजार जो है कॉशियस होते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं फंडामेंटली ओवरऑल मार्केट सेटअप को आप? मॉर्निंग आफ्टरनून मानसी। सो आई थिंक दो चीजें। एक, आई थिंक जो सैंटा क्लॉज रहने की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं लास्ट फ्यू डेज ऑफ दिसंबर, क्या वो आती है? शायद आएगी, क्योंकि जो अगले ट्रिगर्स है मार्केट के लिए, Q3 अर्निंग्स कैसे होंगे, हालांकि वो सॉफ्ट होने की अपेक्षा बाजार कर रहा है। ट्रम्प साहब की जो प्रेसिडेंसी आएगी Jan 20th को, वहां से क्या संकेत मिलते हैं? And obviously we have to budget to look up to our first fair. तो I think एक जबरदस्त combination है of a lot of market moving factors as we head into Jan. But तब तक के लिए मुझे लगता है I think markets एक sigh of relief जिसे हम कहते हैं वो करेंगे। शायद एक साइडवेज कंसोलिडेशन फेज होगा मार्केट्स के लिए और लैक ऑफ एक्टिविटी की वजह से शायद सेकंड ऑफ दिसंबर में रेंज बाउंड ट्रेड ही हम उम्मीद कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, आई थिंक अर्निंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है और अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन बाजार की यही है कि शायद सॉफ्ट होगी। ऑलरेडी सीन अर्बन कंजम्पशन ट्रेंड्स एंड कंजम्पशन ट्रेंड्स इन जनरल कम ऑफ, बट जो एंसिलरी फैक्टर्स हैं जैसे गवर्नमेंट केपिक्स है, ये सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगा सेकंड हाफ में। और जैसे गवर्नमेंट केपिक्स इंप्रूव होगा, की सेक्टर्स जो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स हैं
रूरल अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग की अगर हम बात करें, पोर्ट्स, रेलवेज, रोड्स, हाईवेज, आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स विल मूव इनटू दीज एरियाज। और इसलिए आई थिंक जो कंपनीज प्राइवेट साइड पे ये ऑर्डर्स की टेंडरिंग करती है, इनको एक अच्छा फायदा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक बिल्डिंग अप, ऑर्डर्स कमिंग एट अ गुड मार्जिन। और जैसे कंपनीज एग्जीक्यूट करेंगे, कॉर्पोरेट अर्निंग साइकिल शुड रिवाइव बैक एज वी हेड टू द फर्स्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक रेंज बाउंड कारोबार की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। सांता क्लॉज रैली आई तो आई थिंक मार्केट्स विल टेक इट विद बोथ हैंड्स इन द लास्ट फ्यू डेज आल्सो। एब्सोल्युटली, सेंटा क्लॉज रैली और दिसंबर का महीना तो क्लियरली इस तरह के सेंटिमेंट्स की उम्मीद तो होती ही है। देखते हैं किस तरह से बाजार पैन आउट होते हैं। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, टेक्निकली आपका आउटलुक भी बाजार पर हम जानना चाहेंगे। देखिए 24,700 के नीचे तो हम गए, लेकिन अब 24,650 के नीचे की भी क्लोजिंग हमने देख ली। कैसे रीड कर रहे हैं इंडेक्सेस को आप? ओवरऑल ट्रेंड अभी भी जो मार्केट में बना हुआ है पॉजिटिव साइड का ही बना हुआ है। हालांकि आज अगर हम पिछले 2 दिनों का रुझान देखेंगे तो एक नैरो रेंज कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी में। और निफ्टी अभी भी जो थर्सडे को जो हाई वेव कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना हुआ था उसी के बीच ही ट्रेड कर रहा है। तो ऊपरी स्तर पर जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं वो आ रहे हैं 24,860 के, और निचले स्तर पे जो लेवल्स निकल कर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 24,280 के। तो मुझे लगता है कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए 24,860 का जो लेवल्स है उसके ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। अगर यहाँ से वो उसके ऊपर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आता है तो फिर वहां से हमें 25,000 से लेकर 25,200 जोन के लेवल्स नजर आ सकते हैं। अदरवाइज हम इसी बीच में ही कंसोलिडेट करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ से निफ्टी ज्यादा नीचे हुए जाता दिखाई नहीं दे रहा है। और लगभग अगर हम 24,860 को निकाल देते हैं तो हमें ऊपरी साइड के लेवल्स दिखेंगे। क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही मार्केट ने निफ्टी और बैंक निफ्टी ने बुलिश हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया था। अगर हम निफ्टी की बात करें तो उसके टारगेट ही अराउंड 25,200 से लेकर 25,400 के जोन के आसपास आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक अपर साइड का लेवल्स हम मेंटेन कर सकते हैं जैसे ही निफ्टी 24,860 के ऊपर सस्टेन होता है। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी पिछले 3 दिनों से जो उसका 53,900 का जो लेवल्स है उसके नीचे ही सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 53,900 के ऊपर। और जैसे ही उसके ऊपर निकलता है तो वहां से हमें 54,500 से लेकर 54,800 के लेवल दिखाई देंगे। बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो सपोर्ट नजर आ रहा है 52,850 का, और जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करता है तब तक हम इस ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। रेशो चार्ट भी अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी वर्सेस निफ्टी वो भी अपर साइड की ओर मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक हमारे लेवल्स इंटेक्ट रहेंगे तब तक हम मार्केट में दोनों ही इंडेक्स में ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। सो क्लियरली टेक्निकल और फंडामेंटल आउटलुक इस वक्त बाजार पर आपको मिलता हुआ हमारे दोनों ही एक्सपर्ट से। आज के सत्र को अगर आप देखें, क्लियरली बैंकिंग शेयरों में हल्की फुल्की सी खरीदारी मेजर बैंकिंग प्लेयर्स से जो थी वो बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रही थी। कमज़ोर एफएमसीजी बाजार को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। ऑटो प्लेयर्स में भी बिकवाली का दबाव था, लेकिन ऑटो एंसिलरी की चाल जो है वो काफ़ी अच्छी नजर आई। और इसके अलावा चुनिंदा न्यूज़ फ्लोज के चलते स्टॉक्स में हमने एक्शन देखा और मिड कैप और स्मॉल कैप में एंट्री पॉइंट्स मिलते हुए नजर आए। लेकिन चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ मोहित कुमार का सवाल है और लक्ष्मीकांत जी, IRFC पर 50,000 शेयरों की खरीदारी उन्होंने की है। अपने एंट्री लेवल्स जो हैं 160 के वो बता रहे हैं। रेलवे स्टॉक्स की अगर बात करें, ऑफ कोर्स हम देखते हैं आए दिन सरकारी कंपनियां हो चाहे रेलवे और डिफेंस हो, फोकस रेडार पर जरूर रहती है। लेकिन इनकी खरीद अगर आप देखेंगे 160 के लेवल्स और इन्हीं लेवल्स के आसपास ये स्टॉक भी ट्रेड करता हुआ बड़ी मात्रा की खरीद है। क्या राय होगी IRFC के लिए? देखिए इसी लेवल्स के आसपास एक स्टिफ रेजिस्टेंस भी नजर आ रहा है IRFC में। 162 से लेकर 165 के हर्डल्स हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पे कंसोलिडेशन बनता हुआ दिखाई दे सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 150। सो 150 एक प्रॉपर स्टॉप लॉस रहेगा इनके लिए। और जैसे ही यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट 160 165 के जोन के ऊपर मिलता है तो वहां से एक अपर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है IRFC में टूवर्ड द लेवल्स ऑफ 178 टू 180 जोन। सो 150 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड कर सकते हैं IRFC को। तो पोजीशंस को
इंटैक्ट रखने की राय इस वक्त IRFC पर मिलती हुई आपको दिख रही है। मोहित अपनी पोजीशन पर आप बने रहें। लेकिन जहां हम सरकारी कंपनियों की बात कर रहे हैं और डिफेंस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मयूरेश, एक राय आपसे जानना चाहेंगे। पिछले दिनों ही हमने देखा इन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने ऑलमोस्ट 5 एक्विजिशन प्रपोजल्स को अप्रूव किया था और इनकी वैल्यू अगर देखें 21,772 करोड़ की। सो क्लियरली डिफेंस सेक्टर को तो बूस्ट मिलता हुआ दिखेगा ही, जो कि हम देखते भी हैं, चाहे फिर बड़ी दिग्गज प्लेयर हो इन डिफेंस लाइक HAL या फिर छोटी मझौली कंपनियां हो। किस तरह से देखना चाहिए इस क्षेत्र को? अच्छे खासे चल गए हैं, क्या अभी यहां से निवेश का नजरिया बनाया जाए? नहीं तो अर्निंग्स मानसी विल कंटिन्यू, क्योंकि जो ऑर्डर बुक्स इनके पास है ये काफी सिग्निफिकेंट है. अगेन एज वी हेड इनटू द बजट, एलोकेशन टुवर्ड्स दिस सेक्टर इज गोइंग टू रिमेन स्टेडी स्टेट. इसलिए आई थिंक जो ऑर्डर्स आते जाएंगे इधर थ्रू द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल और अदरवाइज शुड बी सिग्निफिकेंट इनफ. ऑलरेडी आई थिंक काफी शेयर्स की हम बात करें या स्टॉक्स की जो ऑर्डर बुक्स पे बैठे हैं, ये अगले 5, 8, 9 सालों की विजिबिलिटी देते हैं. ये एग्जीक्यूट अच्छी तरह से कर रहे हैं, इसलिए मार्जिन्स पे जो ये ऑर्डर्स आ रहे हैं ये भी ठीक ठाक आ रहे हैं. तो कहीं ना कहीं आई थिंक अर्निंग शुड कंपाउंड एट अ डिसेंट पेस. द ओनली इशू दैट आई हैव इज कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं आई थिंक इनके जो एसेट्स हैं टू प्रॉब्ली प्रोड्यूस वॉट एवर इज नीडेड, उसकी एक कैपेसिटी होती है. और अगर आप ये एसेट स्वेट भी करते हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट टू द ऑप्टिमल यूज पॉसिबल, आई थिंक द बेस्ट ऑफ अर्निंग्स विल प्रॉब्ली स्टिल रिमेन रेंज बाउंड over the next year or two. Obviously, I think as they increase their capacities to fulfill this order book over the next few years, I think एक significant traction देखने मिलेगा. तो कहीं ना कहीं I think space is sweetly placed. Companies अगर execute करते रहे अच्छी तरह से, तो I think earnings भी अच्छी तरह से compound होगी. You can very well argue valuations बहुत महंगे हैं, etc. पर मेरे हिसाब से I think जिनके पास डिफेंस शेयर्स है, शेयर्स लाइक HAL हो, माजगांव हो, कोचिन हो, BDL हो, I think they should continue holding. Fresh investors probably need to wait for declines. और जाने माने नाम जिस तरह से मयूरेश हमें बता रहे हैं और जो कि खबरों के चलते और फंडामेंटल्स के चलते काफ़ी पॉजिटिव स्ट्रांग हैं, उनमें एग्जिस्टिंग पोजीशंस को बनाकर रखना चाहिए। ये राय इस वक्त डिफेंस क्षेत्र, शिप बिल्डिंग इन पर्टिकुलर और साथ ही डिफेंस पर आपको मिलती हुई। लेकिन एक और सवाल देख लेते हैं। अमिताभ सेन का सवाल है, 2 शेयर्स पर सवाल पूछे लक्ष्मीकांत जी, ONGC और साथ ही मारुति सुजुकी। ONGC 100 शेयर्स खरीदे इन्होंने, अपने एंट्री पॉइंट्स जो हैं 322 के ये बता रहे हैं। हमने गिरावट देखी ड्यूरिंग द सेशन 258 के लेवल्स पर ONGC लाल निशान के साथ ही बंद हुआ है और इनफैक्ट नुकसान है इनके पोर्टफोलियो में ONGC के स्टॉक में अगर देखें तो। और मारुति सुजुकी में करीब 25 शेयरों की खरीदारी की, लेकिन उच्च स्तरों की खरीदारी। अपने एंट्री लेवल्स 12,954 के बता रहे हैं, 11,260 की तो क्लोजिंग हमने देखी और ये क्लोजिंग भी इनफैक्ट ऑटो स्पेस में हम बिकवाली का दबाव देख रहे हैं। दोनों स्टॉक्स पर टेक्निकली एक राय दीजिए। देखिए, सबसे पहले ONGC के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक हमें अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला था, बट उसके बाद यहाँ पर 240 235 के लेवल्स के आसपास एक स्टेबिलिटी भी देखने को मिली है ONGC में, और वहां से इसने बढ़त बनाना शुरू किया है। हालांकि अभी भी ओवरऑल जो हर्डल्स हैं वो अभी भी प्लेस्ड हैं ONGC पर। तो जब तक ये स्टॉक 275 280 के लेवल्स के ऊपर एक डिसाइसिव मूव नहीं देता है, तब तक हम एक रेंज बाउंड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं ONGC में। हाँ, एक बार ये 280 के लेवल्स के ऊपर निकलता है तो वहां से ही फिर ये अपसाइड के मोमेंटम रेज्यूम कर सकता है। देन आफ्टर फिर हम 300 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट करंट लेवल से लग रहा है कि थोड़ा सा रेंज बाउंड मूव भी रहेगा आने वाले समय में। तो मुझे लगता है कि एक पिछले स्विंग हाई जो कि 240 के पास आ रहे हैं, उसके उसके उस स्टॉप लॉस के साथ ये ONGC में बने रह सकते हैं। और दूसरा स्टॉक जो इनका मारुति है, तो मारुति ने एक शॉर्ट टर्म बेस बनाया है डेली और वीकली के चार्ट्स पे। तो एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 11,400 के लेवल के ऊपर। वहां से स्टॉक निकलता है तो देन आफ्टर हम 12,200 के लेवल्स भी देख सकते हैं। डेली के चार्ट्स पर इसमें कप हैंडल का फॉर्मेशन भी है, जिसका ब्रेकआउट आने की उम्मीद है 11,400 के ऊपर। सो ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री अपसाइड की नजर आ रही है। जैसे ही मारुति 11,400 के ऊपर निकलता है तो वहां से 12,200 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
मयूरेश, जहां हम ऑटो सेक्टर की बात कर ही रहे हैं, देखिए ऑटो सेल्स, ऑटो बिक्री के डेटा के बाद पूरे के पूरे सेक्टर में हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मूव्स हैं, या यूँ कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, लेकिन एंसिलरीज में अच्छा खासा एक्शन हम देख रहे हैं। आज के सत्र में ही अगर आप देखें, टायर स्टॉक्स हों चाहे बैटरी स्टॉक्स हों, अच्छा खासा एक्शन हमने देखा। इनफैक्ट सीएट को लेकर एक खबर आई, कैम्सो ब्रांड के अधिग्रहण की खबर के बाद स्टॉक में हमने मूवमेंट देखी, 10% का इजाफा और 10% के मूव के साथ ही ये स्टॉक क्लोज भी हुआ। इसके अलावा जेके टायर, एक्साइड इंडस्ट्रीज, पीसीबीएल, गैब्रियल इंडिया, ये सारे स्टॉक्स अगर आप देख लेंगे, जो ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो एंसिलरी का खेमा है, वो अच्छा एक्शन दिखा रहे थे। एब्सोल्युटली, टोटली एग्री। और इसमें आई थिंक मानसी, आई फील कि जो बैटरी मेकर्स हैं ये थोड़े ज्यादा स्वीटली प्लेस्ड हैं, दो वजह से। एक, आई थिंक जो ओईएम्स हैं उनको तो ये सर्विस करते ही हैं, बट दे आल्सो हैव अ पार्ट ऑफ देयर बिजनेस कमिंग थ्रू द इंडस्ट्रियल सेगमेंट व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू डू वेल। और रिप्लेसमेंट मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट होती है इनके लिए। तो आई थिंक जो प्राइसिंग प्रेशर ये शायद ओईएम्स के फेस करें, दैट गेट्स ऑफसेटेड इन टर्म्स ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड रिप्लेसमेंट मार्केट, जहाँ पे प्राइसिंग इनके फेवर में रहती है। दूसरा, आई थिंक duopoly play. I think Exide, Amara Raja are having a large part in terms of the market share. और जैसे ही capacities expand कर रहे हैं towards lithium ion, they are already using their internal accruals to start building these capacities in place. तो जैसे I think EV ecosystem और भी mature होगी Indian context में, there is a huge possibility को ये पूरी transition हम देख रहे हैं from petrol and diesel cars to electrical mobility. I think these companies will be able to service this in a very seamless manner. Obviously, जो balance sheet strength है दोनों companies की at this juncture, they are throwing out cash, debt उस पे नहीं है, तो कहीं ना कहीं internal approval से ही जो expansion plans हो रहे हैं ये हो रहे हैं. And even if input costs were higher, specifically lead और copper की हम बात कर रहे हैं, even in the next few quarters, because demand will come incrementally, specifically as far as the EV space is concerned, ये पास थ्रू हो जाएगा बोथ इन दी ओईएम कॉन्टेक्स्ट एज वेल एज द रिप्लेसमेंट कॉन्टेक्स्ट। तो मेरे हिसाब से आई थिंक विद इन ऑटो एंक्स बैटरी मेकर्स थोड़ी स्वीटली प्लेस्ड है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स। ओके, और अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे स्पेशल सेगमेंट यानी कि वीआईपी शेयर्स, वीआईपी सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का रुख करते हैं। बताएं लक्ष्मीकांत जी, आपकी तरफ से वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक क्या होगी? जी, आज का जो ट्रेडिंग पिक है वो है क्रॉम्पटन। सो क्रॉम्पटन में हमें एक डोजी कैंडलस्टिक के बाद बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देखने को मिला है, और यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड ब्रेकआउट आने का एक्सपेक्टेशन है 419 के ऊपर, बट करंट लेवल से भी इसको बाय करके चला जा सकता है, क्योंकि यहाँ से रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नजर आ रहे हैं। तो हम इसको क्रॉम्पटन को बाय कर सकते हैं अराउंड द लेवल्स ऑफ 410 टू 413 के आसपास। इसमें जो हमारे जो एक्सपेक्टेड टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं अराउंड दी लेवल्स ऑफ 440, और हमें इसमें 398 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। सेकंड रिकमेंडेशन है इंजीनियर्स इंडिया का, और हमें इस स्टॉक ने अपने की मूविंग एवरेज को डिफेंड भी किया है, और 3 से 4 दिनों पहले यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया था, और अभी भी ये स्टॉक अपने उस ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से हमें अपर साइड के मोमेंटम देखने को मिल सकता है इंजीनियर्स इंडिया में। इसमें जो हमारा टारगेट आने वाला आ सकता है वो है 227 का, और हमें इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है 197 का। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और क्रॉम्पटन ग्रीव कंज्यूमर, दो कॉल्स, दो पिक्स लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। इस बीच बीएल पर एक खबर भी आप देख रहे हैं, कंपनी को करीब 634 करोड़ का ऑर्डर मिला है, तो ऑर्डर विंस की खबर। अभी इस सेगमेंट का जिक्र भी हम कर रहे थे, और यहाँ क्लियरली न्यूज़ फ्लोज के चलते इस सेगमेंट से जुड़े स्टॉक्स जो है फोकस में है। मयूरेश जी, आपकी तरफ से वीआईपी कैटेगरी में कौन से शेयर्स होंगे? तो मानसी, आई थिंक बैंक्स पे हमारा फोकस है, और हमारे वॉच लिस्ट पे फेडरल बैंक है। हमें लगता है आई थिंक नंबर्स काफी अच्छे थे इन द प्रीवियस क्वार्टर। ऑल टाइम हाइस पे एनआईएस आए थे, पैट आया था, पीबीटी भी आया था, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो एडवांस डिपॉजिट ग्रोथ के डायनामिक्स हम देख रहे हैं शुड हैव अ डिसेंट शो एज फार एज फेडरल बैंक इज कंसर्न्ड। ऑब्वियसली इनकी जो डिपेंडेंसी है रेमिटेंसेस के ऊपर, एज अ लार्ज पार्ट ऑफ द रेमिटेंसेस फ्लोइंग थ्रू द मिडिल ईस्टर्न रीजन, यहाँ से आई थिंक ग्रोथ अच्छी खासी रहनी चाहिए, और इसकी वजह से आई थिंक जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है दैट शुड बी मेंटेन। तो कहीं ना कहीं आई थिंक निम्स
should get maintained going forward as well. Credit deposit ratio should remain extremely strong. जो कॉस्ट टू इनकम रेशियोज है एनुअलाइज बेसिस पे ये ठीक ठाक रहने चाहिए. प्रोविजनिंग शुड probably improve going forward as well. और एसेट क्वालिटी प्रेशर्स जो हम विटनेस कर रहे हैं इस पे भी स्टेबिलिटी देखी है एवरी पासिंग क्वार्टर. तो फेडरल बैंक हमें ठीक ठाक. ओके लक्ष्मीकांत जी, मयूरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए. चलिए कल की तैयारी को हम इसी नोट पे समेटने जा रहे हैं, लेकिन 18 आवर्स स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है. आप बने रहें हमारे साथ. नमस्कार.